आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड पर ऑपोजिशन की तनकीद का जवाब देते हुए आज कहा कि इस रकम से कोरोना के दौर में अस्पताल कायम करने, वेंटिलेटर खरीदने, ऑक्सीजन प्लांट लगाने में बहुत मदद मिली और इस वजह से बहुत सारे लोगों की जानें और बहुत सारे खानदानों का मुस्तकबिल बचाया जा सका। पीर को मोदी ने प्रधानमंत्री केयर योजना के तहत उन बच्चों के लिए इमदाद जारी की जो कोरोना के दौर में इस इन्फेक्शन की वजह से अपने वालिदैन या सरपरस्तों के खो जाने की वजह से बेसहारा हो गए हैं। जिंदगी बाज औकात हमें गैर मुतवक्को मोड़ पर डाल देती है, ऐसे हालात जिनका हमने तसव्वुर भी नहीं किया था। हंसते खेलते अचानक अंधेरा छा जाता है, सब कुछ बदल जाता है। कोरोना ने बहुत से लोगों की जिंदगियों में, बहुत से खानदानों में कुछ ऐसा ही किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं जानता हूं कि जो लोग कोरोना की वजह से अपने प्यारों को खो चुके हैं, उनकी जिंदगी में ये तब्दीली कितनी मुश्किल, कितनी दुश्वार है। हर रोज की जद्दोजहद, लम्हा ब लम्हा जद्दोजहद, नए चैलेंजेस, हर रोज की तगोदो, इन बच्चों के दर्द को अल्फाज में बयान करना मुश्किल है जो आज हमारे साथ हैं, जिनके लिए ये प्रोग्राम हो रहा है। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी की आंच पूरी मानवता ने सही है। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई कोना होगा जहां सदी की इस सबसे बड़ी त्रासदी ने कभी न भुलाने वाले जख्म न दिए हो। आपने जिस साहस और हौसले से इस संकट का सामना किया है, उस हौसले के लिए मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूं। देश की संवेदनाएं आपके साथ है और साथ ही आपके सपनों को पूरा करने के लिए पूरा देश आपके साथ है। और मैं एक बात और कहूंगा, मैं जानता हूं कोई भी प्रयास, कोई भी सहयोग आपके माता पिता के स्नेह की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन अपने पिता के, अपनी मां के न होने पर इस संकट की घड़ी में मां भारती आप सभी बच्चों के साथ है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के जरिए देश अपनी इस जिम्मेदारी के निर्वहन की कोशिश कर रहा है और ये प्रयास किसी एक व्यक्ति, साथियों, कोरोना यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विसेज 2021 के नतायज जारी कर दिए हैं, जिनमें 685 उम्मीदवारों को क्वालिफाई करार देते हुए उनका इंतखाब हुआ है। इनमें 17 मुस्लिम लड़के और लड़कियां भी शामिल हैं। हालांकि बाद में यह आंकड़ा बढ़कर 25 हुआ है। 100 रैंक हासिल करने वालों में एक भी मुस्लिम शामिल नहीं है। अरबिया नुमान ने 109 रैंक हासिल किया, जबकि मोहम्मद सुबूर खान को 125वां रैंक, सैयद मुस्तफा हाशमी को 162वां रैंक, मोहम्मद साकिब आलम को 279 रैंक, मोहम्मद अब्दुल रऊफ शेख को 309 रैंक, नाजिश उमर अंसारी को 344 रैंक हासिल हुआ। फैसल खान को 365वां रैंक हासिल हुआ, जबकि मोहम्मद खमरुद्दीन को 414, मोहम्मद शबीर को 419, फैसल रजा को 414 रैंक, मासूम रजा खान को 447 रैंक, ए आसिफ को 464 रैंक, तहसीन बानो का रैंक 483, शेख मोहम्मद जैब जाकिर को 496 रैंक, मोहम्मद सिद्दीक शरीफ को 516 रैंक हासिल हुआ। अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो सिविल सर्विसेज के नताज में सिर्फ 25 मुस्लिम उम्मीदवारों ने कामयाबी दर्ज की है। अफसोसनाक ये है कि कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार
टॉप 100 कामयाब उम्मीदवारों में शामिल नहीं है। सिविल सर्विसेज 2021 के इम्तिहानात में मुस्लिम उम्मीदवारों की कारकर्दगी अगर पिछले 10 सालों में उनके नताइज से मवाजना किया जाए तो इस साल के नतीजे सबसे खराब है। गुज़िश्ता 10 साल में मुस्लिम उम्मीदवारों की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी 2016 में देखने को मिली थी, जब 52 उम्मीदवार कामयाब हुए थे। 2017 में 50 उम्मीदवार कामयाब हुए थे और फिर 2018 में 27, 2019 में 42 और 2020 में 31 उम्मीदवार मुंतखब हुए थे। लेकिन 2021 में मुस्लिम उम्मीदवारों के रिजल्ट इंतहाई अफसोसनाक करार दिए जा सकते हैं। जहानत और टैलेंट पर किसी की इजारादारी नहीं होती, इस बात को आज शहर हैदराबाद के मासब टैंक ख्वाजा मेंशन इलाके से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा हाशमी ने साबित कर दिया, जिन्होंने यूपीएससी के ऐलान करदा सिविल सर्विसेज 2021 के फाइनल नताइज में मुल्क की सतह पर 162वां रैंक हासिल करते हुए तेलंगाना का नाम रोशन किया। डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा हाशमी ने सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में ये रैंक किसी कोचिंग सेंटर से तरबियत के बगैर घर पर खुद ही से तैयारी करते हुए हासिल किया। उनके वालिद जनाब सैयद खालिद हाशमी एक मल्टीनेशनल कंपनी तरबी बिल्डिंग सिस्टम के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मुस्तफ़ा की वालदा मोहतरमा आसिमुन्निसा जो MSc B.Ed हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें 3 बेटे और 1 बेटी हैं। ये तमाम डॉक्टर्स हैं। उन तमाम ने अच्छे रैंक हासिल करते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में तालीम हासिल की है। उनमें सैयद मुस्तफ़ा हाशमी सबसे बड़े हैं, जिन्होंने इब्तिदाई तालीम दुबई में हासिल की। 8वीं जमात से 10वीं जमात तक की तालीम लिटिल फ्लावर हाई स्कूल एबिट्स में हासिल की, जहां वो 10वीं जमात में कामयाबी तक स्कूल के टॉपर रहे। इंटरमीडिएट की तालीम चैतन्या कॉलेज में हुई, जहां मुस्तफ़ा ने 98% मार्क्स हासिल करते हुए नुमाया मुजाहरा किया था। मुस्तफ़ा की वालदा ने मजीद बताया कि मुस्तफ़ा ने MSET मेडिसिन में रियासत भर में 10th रैंक हासिल किया था। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट हासिल की थी। बादजा PG मेडिसिन में भी अच्छा रैंक हासिल किया, जिसकी बदौलत उन्हें उस्मानिया में MS का मौका मिला और उन्होंने हाल ही में अपना MS का कोर्स खत्म किया है। इसके साथ साथ मुस्तफ़ा ने सिविल सर्विसेज की भी तैयारी की। आसिमुन्निसा ने बताया कि बैक वक्त MS और सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हुए मुस्तफ़ा ने दोनों मैदानों में अपना लोहा मनवाया है। 2 तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तलबा ने यूपीएससी के सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में नुमाया मुजाहरा किया। यूपीएससी के सिविल सर्विसेज इम्तिहान 2021 में मजमूई तौर पर 685 उम्मीदवारों का इंतखाब हुआ, जिनमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 22 उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। दोनों रियासतों से कौमी सतह पर टॉप 100 उम्मीदवारों में 6 उम्मीदवार भी शामिल हैं, जिनमें यशवंत कुमार रेड्डी, इनका रैंक 15वां है, 15th, P साहित्या इनका 24th रैंक है, मंत्री मोरिया भरद्वाज 28th रैंक, के करनामाई 56th रैंक, श्री पूजा 62nd रैंक, जी सुधीर 69th रैंक शामिल है। जबकि दीगर रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों में A नरेश, A सिन्हा और दीगर शामिल हैं। तेलंगाना में गरीब किसान के बेटे ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। जगतिया जिले के बीरपुर मंडल के चरलापल्ली गांव के रहने वाले शरत नायक ने भी सिविल सर्विसेज इम्तिहान में नुमाया मुजाहरा करते हुए 374वां रैंक हासिल किया। शरत के वालिद गांव में खेती करते हैं, जबकि मां आंगनवाड़ी सेंटर में वर्कर के तौर पर काम करती है। वाज़ेह है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज सिविल सर्विसेज फाइनल इम्तिहान के नतीजे जारी कर दिए हैं। पिछले रोज यानी इतवार के रोज क्रैश में नेपाल की तारा एयरलाइंस का मलबा पीर के रोज मिल गया। एक एजेंसी के मुताबिक इस प्लेन में 19 पैसेंजर और 3 क्रू मेंबर्स थे। अभी तक 21 लाशें बरामद की जा चुकी हैं, एक की तलाश जारी है। इस प्लेन में 4 हिंदुस्तानी भी थे। नेपाल आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम को मुस्तांग के सैनो सेवियर इलाके की पहाड़ी पर मलबा मिला। एयरक्राफ्ट 43 साल पुराना था। तारा एयरक्राफ्ट क्रैश की जांच के लिए नेपाल हुकूमत ने 5 रुकनी कमीशन बनाया है। यह कमीशन इस हादसे की वजूहात की जांच करेगा, साथ ही ऐसे वाकयात से बचने के लिए सुझाव भी देगा। नेपाल की इंग्लिश न्यूज़ वेबसाइट माई रिपब्लिका ने क्रैश साइट पर सबसे पहले पहुंचने वाले मकामी शहरी इंदा सिंह दाना से बातचीत की। दाना ने कहा कि प्लेन का मलबा 100 मीटर इलाके में बिखरा था, लेकिन वहां पहुंचना बेहद मुश्किल रहा। एयरक्राफ्ट का मलबा देखकर यह साफ समझ में आता है कि उसमें आग नहीं लगी थी, क्योंकि जलने के निशान कहीं नहीं है। वो साफ तौर पर किसी पहाड़ी से टकराया था। इलाके में बर्फबारी और घना कोहरा है, वहां से लाशें निकालना भी फिलहाल मुश्किल है। चूंकि एयरक्राफ्ट क्रैश होने के दौरान आग नहीं लगी थी, लिहाजा हादसे का शिकार हुए सभी लोगों के चेहरे पहचाने जा सकते हैं।
प्लेन में महाराष्ट्र के ठाणे के एक खानदान के 4 लोग भी सवार थे। नेपाल में इंडियन एम्बेसी ने कहा कि ठाणे के अशोक त्रिपाठी, उनकी बीवी वैभवी बांदेकर त्रिपाठी, बेटा धनुष त्रिपाठी और बेटी रितिका त्रिपाठी भी सफर कर रहे थे। सभी नेपाल के पोखरा में वाक़ एक मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। हैदराबाद के इलाके बेगम बाजार में बैन तबकाती शादी करने वाले एक नौजवान जिसका हाल ही में कत्ल कर दिया गया था, उसके केस के सिलसिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम करते हुए मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का पुलिस ने ऐलान किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने कहा कि इस वारदात की तहकीकात में तेजी पैदा कर दी गई है, शवाहिद जमा किए गए हैं। शाही इनायतगंज पुलिस ने इस मामले के सिलसिले में मजीद 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद इस मामले में गिरफ्तार अफराद की तादाद बढ़कर 7 हो गई। इस केस में गिरफ्तार 4 अफराद से पूछताछ के बाद मजीद 3 अफराद अभिनंदन, महेश और प्रशांत की शिनाख्त हुई, जिन्होंने कत्ल का मंसूबा बनाया। शहर की एक अदालत ने मुलजिमीन विजय यादव और संजय यादव को 4 जून तक पुलिस तहवील में देने की इजाजत दी थी। पुलिस को इब्तिदाई तहकीकात में पता चला कि मुलजिमीन के तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद उनकी बहन के दूसरे तबके से ताल्लुक रखने वाले नौजवान से शादी पर उनकी बेइज्जती किया करते थे। एक मुलजिम ने कहा कि संजना की मंगनी किसी और नौजवान से हुई थी, ताहम उसने उस नौजवान से शादी करने से इनकार कर दिया और नीरज से शादी कर ली। नीरज की बीवी संजना और उसके अरकान खानदान से कमिश्नर पुलिस ने मुलाकात की। बाद शाही इनायतगंज पुलिस स्टेशन में उन्होंने एक इजलास मुनक्किद किया। बेगम बाजार के मारवाड़ी समाज, यादव समाज की अहम शख्सियात और बुजुर्गों के साथ कमिश्नर पुलिस ने तबादला ख्याल किया। नीरज के कत्ल की वारदात के बाद दोनों तबकात के दरमियान इख्तलाफात और एक दूसरे पर इल्जामात व रिमार्क्स के पेश नज़र कमिश्नर पुलिस ने उन दोनों तबकात को इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि आजकल के नौजवान अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उसी के हिस्से के तौर पर बाज अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। मोहब्बत की शादी पर कत्ल की वारदात नामुनासिब है। कानून के मुताबिक ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का उन्होंने इंतबाह दिया। उन्होंने साथ ही वालिदैन को मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों की नक्ल हरकत पर नजर रखें। और अपने को बेल सर, मैं आपसे आज माँ हूँ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बेल नहीं होना सकता और आगे जाके मेरे को आज मेरा बेटा इतना बड़ा कर देंगे। उससे पहले बेगम बाजार के फिश मार्केट के पास एक मर्डर हुआ था। ये एक प्रेम विवाह है। यादव कम्युनिटी और माली कम्युनिटी जो आजू बाजू रहते हैं बरसों से नहीं, यहाँ पर रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं और ये प्रेम विवाह के कारण थोड़े बच्चे उनको इससे सहा नहीं गया। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके वो एक दिन जब आया यहाँ पर वो बच्चा, उसको उन्होंने पीछा करके उसकी हत्या की थी। आप सबको ये पता है। उसके बाद हमारे पुलिस टीम्स, वही रात टास्क फोर्स के टीम्स, विजोन पुलिस के टीम्स बहुत मेहनत करके जो भी इसमें अक्यूज थे उनको चेज करके कर्नाटका स्टेट में भागे हुए थे, उनको पकड़ कर लेकर आए हैं। वो दिन से अब तक हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों समाज के बीच में, माली समाज और यादव समाज के बीच में थोड़ा तनाव है और जो हम समझ सकते हैं होगा, क्योंकि ये सालों से यहाँ पर शांति और अमन से रह रहे हैं, पर ये एक ऐसी हत्या होने से इनके बीच जो संबंध है वो ज़रा ख़राब हो गए। तो इसीलिए मैं आज हमारे ऑफिसर्स के साथ वो घर पर गया, वो जो जिसके घर में हत्या हुई थी उनको समझाया हूँ, उनसे बात किया हूँ, वो उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए हम गए थे। और यहाँ पर ये दोनों समाज के जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे हमने मीटिंग की और उनको बहुत ही कठिन रूप से हिदायत दी गई है कि आप आगे चल के अपने अपने बच्चे जो हैं, जो यूथ हैं आपके घरों में, उन पर कड़ी नज़र रखें और उनको आप कंट्रोल में रखें, क्योंकि वो बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं माँ बाप को पता नहीं। घर के बाहर जाते हैं, क्या करते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं, क्या एक्टिविटी करते हैं, कौन से ड्रग्स लेते हैं, ये सब
बेगम बाजार के फिश मार्केट के पास एक मर्डर हुआ था। ये एक प्रेम विवाह है। यादव कम्युनिटी और माली कम्युनिटी जो आजू बाजू रहते हैं बरसों से, रियासती वजीर मल्ला रेड्डी पर हमले की कोशिश के सिलसिले में पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने मुलजिमीन की शिनाख्त करते हुए टीआरएस कायदीन की शिकायत पर सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मुलजिमीन सोमशेखर रेड्डी, हरिवर्धन रेड्डी के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफा 341, 352, 504, 506 और 144 के तहत ये केस दर्ज किया है। वाज़ेह है कि पिछली शाम एक इजलास में मल्ला रेड्डी पर कुछ लोगों ने हमला किया था। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि उनको कत्ल करने की साजिश सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी ने उनके कत्ल के लिए अपने हामियों को भेजा था। वजीर मौसूफ ने कहा कि रेड्डी तबके के लिए चंद्रशेखर राव जेर क़यादत रियासती हुकूमत के इक़दामात काबिल सताइश है। यही बात उन्होंने जलसे में कही थी। वजीर मौसूफ ने इल्जाम लगाया कि उनको 8 साल से ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की मुजरिमाना सरगर्मियों की जांच करवाते हुए उनको जेल भेजा जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि उन पर हमले में मुलविस अफराद के खिलाफ पुलिस से शिकायत की गई है। इसी दौरान कांग्रेस के कायदीन ने मल्ला रेड्डी के इन इल्जामात की सख्ती से तरदीद की। आज गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए माल रेड्डी, रंगा रेड्डी और अयोध्या रेड्डी ने कहा कि उस जलसे में कई बेरोजगार नौजवान शामिल थे और उनको वजीर आला चंद्रशेखर राव की तारीफ पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से उन्होंने हमला कर दिया। కొన్ని రాత్రులు నేను నిద్రపోలే. ఆయన రేవంతనే కదా నన్ను హత్య చేయాలనే కదా ప్లాన్ కదా. 3 దినాల ముందే కదా ఇది నేను ఆయన మీదంతా బయట పెట్టా. దానికోసమే ప్లాన్ చేసిన. మంచి అవకాశం దొరికింది రెడ్డి సభని, మంచి అవకాశం సందు దొరికింది అని చెప్పి ప్లాన్ చేసింది. మీరు మళ్ళీ వదిలిపెట్టాం. నా మీద నన్ను హత్య చేస్తాను రేవంత్ రెడ్డి చేసిన దాడి, రెడ్డిల ముసుగులో గుండాలను దోరించి నా మీద దాడి చేస్తాను, నన్ను చంపాలని ఇట్లా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఒక మినిస్టర్ ఎంత ఘోరం, ఎంత దుర్మార్గం, అది మామూలు చర్యనా? ఇస్తాం, మూసి పడేస్తాం, ఆయన కేసులను ఇస్తాం, తప్పకుండా ఆయన జైల్లో పెడతాం, ఆయన చేసిన కుట్రలన్నీ కూడా బయట తీస్తాం. ఆయన డబ్బు ఆయన చెప్పుకుంటాడు. ఒక ఆయన పార్టీలో ఇజ్జతే లేదు. ఎట్టిలా ముసుగులా గుండాలని एक मल्ला रेड्डी पे पर्सनल अटैक नहीं है, पूरा केसीआर पे, केसीआर सरकार पे, धोखाबाजी प्लानिंग पे अटैक है। वो रेवंत रेड्डी साहब का हाथ है बोल के सुनने में आया था। इसमें कैसे बोलते साहब, वो रेवंत रेड्डी साहब ने अमेरिका में आए। मल्ला रेड्डी साहब को ये कल प्रेस मीट लगा के आओ, आज सुबह मल्ला रेड्डी को क्या बोला देखा हूँ। पूरा लोग, पूरा तेलंगाना आवाम हंस रहे हैं। क्या बोल रहे हैं मल्ला रेड्डी, क्या 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 है, वो क्या हालत है, क्या करे, वो मुद्दे क्या है, वो क्या बात कर रहे हैं। तेलंगाना आवाम हंस रहा है।
रेवंत रेड्डी जी ने अमेरिका से वहाँ अटैक प्लानिंग करके अटैक करते कैसे करे, वो कुर्सियाँ उठा दिए, कुर्सियाँ उठा के मर्डर के प्लानिंग करते, पानी बॉटल डाल के से मर्डर को प्लानिंग करते। तेलंगाना आवाम हंस रहे हैं, क्या मल्लारेड्डी बोल रहे हैं क्या? मल्लारेड्डी एक पिच कुत्ता बोलते तेलुगु में, कुत्ता, पागल कुत्ता पे कोई अटैक करते। मल्लारेड्डी को तेलंगाना पूरा आवाम मल्लारेड्डी को एक पागल कुत्ता समझ रहा है। एक पागल कुत्ता पे दाढ़ी अटैक करने के लिए रेवंत रेड्डी को क्या जरूरत है? ऑलरेडी मल्लारेड्डी को हरा दिए चुनाव में, पार्लियामेंट चुनाव में मल्लारेड्डी को हरा दिए, और एक बार उन पे दाढ़ी का अटैक करने के लिए जरूरत नहीं है। वो बात भी हंसने की बात है। कल मीटिंग क्या है? कल एक रेड्डी संगम का मीटिंग चला। रेड्डी संगम मीटिंग में आके केसीआर ऐसो ये स्टेट में ये बहुत काम करे, बहुत पैसे बांटे, बहुत लोगों को उन्होंने ऐसो मदद करे बोल के बात करना चालू करे। वो लोग क्या पूछे, तेलंगाना स्टेट पूरा लोग कल वहां पर आए, हर एक मंडल पे, हर एक गांव से, वहां पर 119 कॉन्स्टिट्यूंसीज से वहां पर आके 250 इलेक्शन में 5000 करोड़ रुपए रेड्डी कम्युनिटी के लिए देने के लिए उन्होंने वायदा करा। वो लोग पूछे कल एज ए मिनिस्टर आके बोलना, क्या बोला है? जो इलेक्शन से पहले रेड्डी संक्षेम संगम के लिए देने के पैसा अभी दे तुम बोल के तो भी बोलना, नहीं है तो रेड्डियों को हम कुछ नहीं करा सकते बोल के तो बोलना। इन्होंने वो बात नहीं बोल के उन्होंने कल क्या बोल रहा था, हम एससीज को ऐसा करें, बीसीज को ऐसा करें, एसटीज को ऐसा करें, एम्प्लॉइज को ऐसा करें, अनएम्प्लॉयमेंट को ऐसा करें। उनका बहुत बड़े बड़े बातें बोले तो पब्लिक कैसो पलट गए। अरे भाई, हम लोग मीटिंग लगाए, तेलंगाना स्टेट रेड्डी संगम का मीटिंग लगाए, हर एक स्टेट में कार्नर पे मीटिंग को आए। आप आके ऐसो के सीएम ऐसा करा वैसा करा बोल के बहुत बड़े बड़े बात कर रहे, आप क्यों नहीं दिए? हमारा वोटा डाल लिए, 5000 करोड़ रुपए रेड्डी संक्षेम संघ भवन के लिए दे। तुम बोले, तुम क्या बोल रहे, क्या बात कर रहे? बंद करो बोल के वो लोग पूछे, डिमांड करे। बात करते जा रहा एज ए पब्लिक, एज ए मिनिस्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ। कल मीटिंग क्या है? कांग्रेस ने 1 जून से 2 रोजा रियासती सतह के चिंतन शिविर मुनक्किद करने का फैसला किया। इस बात का इंकशाफ करते हुए सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि यह प्रोग्राम मेडचल मलकाजगिरी जिले के कीसरा में मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी कायदीन पर मुश्तमिल 6 ग्रुप तश्कील दिए गए हैं ताकि बेशतर मसाइल पर तबादला ख्याल किया जा सके। उन्होंने कहा कि पार्टी की सियासी उमूर कमेटी के इजलास में इस चिंतन शिविर के फैसलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत के ज़राई शोबे की तरक्की और तेलंगाना में समाजी इंसाफ को यकीनी बनाने के सिलसिले में भी तबादला ख्याल होगा। कांग्रेस पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लू रवि ने आज मीडिया को इस इजलास के बारे में मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। डेट को बाल विकास केंद्र हैदराबाद में एक तेलंगाना चिंतन शिविर होने वाला है। उसमें केसी वेणुगोपाल और माणिक्यम ठाकुर, दूसरा इम्पोर्टेंट एएससी लीडर्स, तेलंगाना स्टेट का एएससी लीडर पार्टिसिपेट करेगा। उसमें 6 डिविजन्स होता, एक डिवीजन में एक सब्जेक्ट पर, पॉलिटिकल सब्जेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट, यूथ सब्जेक्ट, महिला सब्जेक्ट, all these subjects will be thoroughly discussed and will be given a end results to the committees, 6 committees. Then whatever decisions taken by AICC will be also discussed. वो भी अडॉप्ट करेगा।
वो अडॉप्ट करेगा, एनी एडिशनल सजेशन है तो उसको ऐड करेगा। दिस इज ऑन 1st and 2nd of June this month at Bala Vikas of Hyderabad. केसरी डेट को बाला। जिले कामारेड्डी में बल्दिया के दफ्तर के करीब कशीदगी फैल गई क्योंकि अवामी दरबार के इहतमाम के लिए आने वाले हुक्मरान जमात टीआरएस और बीजेपी के कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनको पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। ताहम पुलिस स्टेशन के करीब दोनों जमातों के कारकुनों ने धरना दिया। इस अवामी दरबार की इत्तला के साथ ही पुलिस की बड़ी तादाद बल्दिया के दफ्तर के करीब तैनात कर दी गई थी। पुलिस ने इस प्रजा दरबार की इजाजत न होने का दावा करते हुए दोनों जमातों के कारकुनों को रोक दिया। इसी दौरान पुलिस और दोनों जमातों के कारकुनों के दरमियान बहस और तकरार और धक्कम पेल हो गई। बादशाह उन कारकुनों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। టీఆర్ఎస్ బీజేపీ నేతల మధ్య మొదలైన సవాళ్లు కామారెడ్డి మున్సిపల్ ఆఫీస్ ఎదుట ఉద్రిక్తతలకు దారితీశాయి. మున్సిపల్ ఆవరణలో నిర్వహించే ప్రజా దర్బార్లో టీఆర్ఎస్ అవినీతిని బయటపెడతామంటూ బీజేపీ నాయకులు సవాల్ విసిరారు. బీజేపీ సవాల్ను స్వీకరించిన టీఆర్ఎస్ నాయకులు మున్సిపల్ ఆఫీస్ దగ్గరకు పెద్ద ఎత్తున చేరుకున్నారు. ఇరు వర్గాలను అదుపు చేసేందుకు పోలీసులు శ్రమించాల్సి వచ్చింది. కామారెడ్డి జిల్లాలో సెక్షన్ 30 అమల్లో ఉన్న పోలీసులు ప్రజా దర్బార్కు నాయకులు రాకుండా నిలువరించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. కామారెడ్డి మొత్తం పోలీసులు భారీ భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. टीआरएस बीजेपी ने टीआरएस के नौ मुंतखब रुकने राज्यसभा रविचंद्र ने हलफ लिया। राज्यसभा के सदर नशीन वेंकैया नायडू ने अपने चेंबर में उनको हलफ दिलाया। टीआरएस रुकने राज्यसभा बी प्रकाश को काउंसिल का रुकन बनाए जाने के बाद उन्होंने ऐवान बाला की इस सीट से इस्तीफा दे दिया था जिस पर रविचंद्र का इंतखाब हुआ। उन्होंने तेलुगु जबान में हलफ लिया। इस मौके पर टीआरएस के वज़रा दयाकर राव, सत्यवती राठौर, टीआरएस अरकान पार्लियामेंट केशव राव, नवनागेश्वर राव, के कविता, पी दयाकर, अरकान काउंसिल कडियम श्रीहरि, बसवराज तारैया, बंडा प्रकाश, मधु, अरकान असेंबली जी वेंकट और दीगर मौजूद थे और उन्होंने रवि को इस मौके पर मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के जिले विकाराबाद से ताल्लुक रखने वाले शख्स के उस वक्त होश उड़ गए जब उसे पता चला कि उसके बैंक अकाउंट में 18 करोड़ 52 लाख रुपए जमा हो गए हैं। बैंक हुक्काम का कहना है कि तकनीकी खराबी की वजह से रकम जमा हो गई। रकम जमा होने के बाद उस शख्स का बैंक खाता मुंजमद कर दिया गया। उस शख्स की शिनाख्त विकाराबाद के रहने वाले वेंकट रेड्डी के तौर पर की गई। वेंकट रेड्डी आज जब बैंक खाते से लेन देन करने की कोशिश कर रहा था तो उसने महसूस किया कि उसका अकाउंट इनएक्टिव हो गया है। उसने फौरी बैंक हुक्काम को इत्तला दी जिस पर उन्होंने बताया कि उसके अकाउंट में रकम जमा हो गई थी, इसलिए अकाउंट को फ्रीज करना पड़ा। उससे बताया गया कि रकम कहां से आई है, इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए बैंक के अकाउंट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। आज तमिलनाडु के HDFC बैंक की एक ब्रांच के 100 खातेदारों के अकाउंट में भी 13 करोड़ रुपए जमा हो गए। बैंक हुक्काम का कहना है कि रकम की मुंतकली के दौरान उजलत के नतीजे में ये रकम जमा हो गई है। साउथ के सुपरस्टार रामचरण की काफी फैन फॉलोइंग है। हाल ही में उन्हें एक फैन ने अनोखा गिफ्ट दिया। इस फैन ने अपने धान के खेत से उनका पोर्ट्रेट बनाया और फिर अपने खेत की फोटो फ्रेम करवाकर उनसे मिलने आया। इस फैन ने 264 किलोमीटर का लंबा सफर पैदल तय किया। जैसे ही यह बात रामचरण को पता चली वैसे ही वो उससे मिले और उसके साथ बैठकर फोटो भी खिंचवाई। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।